नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों। मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों को मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन आज हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद में अगला शासक कौन होता है, उसके बारे में। वो कौन था? वहाँ पर आता है नासिरुद्दीन महमूद। लेकिन इसके बारे में हम कुछ उससे पहले जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम नासिरुद्दीन महमूद के टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो अपनी सत्ता के साथ में कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो था उसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था खुसरो खां, दूसरे का नाम था जफर, पहले का नाम था फतेह खां, दूसरे का नाम था जफर खां और तीसरे का था नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद, जिसे यहाँ पे बोला गया है। लेकिन उसका जो मेन नाम था वो था नासिरुद्दीन महमूद शाह। अब इनके बारे में फिरोज शाह तुगलक के जो कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। फिरोज शाह जो था, फिरोज शाह तुगलक, इसके 3 पुत्र थे। एक था आपका फतेह खां, नंबर 1 पे आता है फतेह खां। फतेह खां और नंबर 2 पे आता है जफर खां। नंबर 3 पे आता है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन महमूद आते हैं तीसरे नंबर पे। नासिरुद्दीन महमूद जो तीसरे नंबर पे आते हैं, यही पूरा कार्यकाल का देखते हैं। लेकिन क्या होता है, इससे पहले भी जो फतेह खां होते हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, नासिरुद्दीन महमूद शाह तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन जो फतेह खां होते हैं, फतेह खां के बेटे होते हैं, यहाँ पर कौन होता है? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन महमूद गयासुद्दीन तुगलक शाह। और उसके बाद में हमारे आते हैं, लेकिन ये कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। और उसके बाद में आता है जो जफर खां का होता है, उसका भी एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है अबूकर। और नासिरुद्दीन के बाद में इनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं नासिरुद्दीन महमूद फर्स्ट। दूसरा कौन है? नासिरुद्दीन महमूद सेकंड, जिसे बोलते हैं महमूद शाह फर्स्ट। इसे क्या बोलते हैं? महमूद शाह फर्स्ट।
अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। जो नासिरुद्दीन महमूद जो यहाँ पर होता है, कौन? नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बाद में हम डीपली तरीके से नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बात करेंगे। पहले इनके जो और भी इनके जफर खां के पुत्र हैं, फतेह खां के हैं, फिर नासिरुद्दीन के हैं, इन सब के बारे में पहले देख लेते हैं। उसके बाद में हम टॉपिक पे आते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, उसके बारे में हम पहले देखते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद, इसके बारे में नासिरुद्दीन महमूद के बारे में देखेंगे। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि नासिरुद्दीन का जो जब टाइम पीरियड आया था, उस टाइम जो दिल्ली की सत्ता थी वो कहाँ से? दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई थी। यहाँ की जो जनता थी वो कहाँ थी? वेंग सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालमपुर तक फैली हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मलिक सरवर जिसे बोला जाता है, ख्वाजा जहां जिसे लोग मानते थे कि मलिक उस पार्क जिसे माना जाता था, और जो वहाँ का ये नासिरुद्दीन महमूद जो था मलिक सरवर, इसके बाद में एक मलिक सरवर जिसे ख्वाजा जहां के मालिक उस सर्क पूर्व के स्वामी, मतलब कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको स्वामी बोला गया था, किसे? मलिक सरवर को जब बोला गया तो वहां पर क्या होता है, जो एक मलिक सरवर था उसे कहाँ का राज्य दे दिया जाता है? कहाँ? जौनपुर का प्रमुख बना दिया जाता है। किसको? मलिक सरवर को जौनपुर का क्या बना दिया जाता है? प्रमुख बना दिया जाता है। और जो मलिक सरवर था वो एक सरकी वंश का क्या था? उसने स्थापना की थी, सरकी वंश की। अब देखते हैं हमें कि यहाँ पर क्या आता है, मलिक सरवर इसके में मैंने क्या बताया था, मलिक सरवर को बोलते थे कि ख्वाजा जहां। किसको? ख्वाजा जहां क्या बोला था? मलिक सरवर बोले या ख्वाजा जहां बोलते हैं को मालिक उस पार्क, क्या चीज? मलिक उस पार्क, मतलब कि पूर्व का स्वामी, मतलब कि पूर्व का स्वामी या मालिक की उपाधि क्या करता है? की उपाधि को धारण कर लेता है। की उपाधि उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो है मलिक सरवर था वो कहाँ का? जौनपुर का प्रमुख, बनाया। ये कौन, कहाँ का था? सरकी वंश का था। सिरकी वंश की स्थापना क्या की थी?
इसने सरवर मलिक से बोलते हैं। यहाँ पर सरवर का स्वामी हुआ करता था जो मलिक सरवर था। इसने क्या किया था, ये जौनपुर को इसने प्रमुख बनाया था। किसको? जौनपुर को। क्या किया इसने? जौनपुर को प्रमुख बनाया था। जौनपुर का प्रमुख बनाया। और जो ये था, क्या था, इसने शर्की वंश की स्थापना भी की थी। शर्की वंश की स्थापना की। और शर्की वंश की स्थापना करने के बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद में 1398 में कनी का मतलब 1398 ईस्वी में क्या होता है, एक आक्रमण होता है। वो कौन सा आक्रमण होता है? तैमूर का आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। तैमूर का आक्रमण होता है। उस आक्रमण में कौन कौन होते हैं? मल्लू इकबाल होते हैं और दूसरा कौन होता है? नासिरुद्दीन होते हैं। कौन होता है? नासिरुद्दीन। यहाँ पर जब तैमूर का आक्रमण होता है तो वहां पर कौन कौन दो लोग होते हैं? एक तो होते हैं मल्लू इकबाल होते हैं और बर्सिस में कौन था? नासिरुद्दीन थे। नासिरुद्दीन थे। और यहाँ पर क्या होता है, जो नासिरुद्दीन थे वो पराजित हो जाते हैं। नासिरुद्दीन क्या होते हैं? ये पराजित हो जाते हैं। और मल्लू इकबाल होते हैं, वो क्या होते हैं? मल्लू इकबाल ये जीत जाते हैं। क्या करते हैं? मल्लू इकबाल की जीत होती है। और नासिरुद्दीन क्या होते हैं? ये पराजित हो जाते हैं। किसके आक्रमण में? तैमूर के आक्रमण में। और उसी टाइम में जो तैमूर था, तैमूर ने क्या करता है? तैमूर जो होता है वो किसको? खिज्र खां को। तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, कहाँ का? मुल्तान हो गया, दीपालपुर हो गया और मुल्तान हो गया, आपका दीपालपुर हो गया। दीपालपुर हो गया। और तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी दे दी। कहाँ कहाँ की? एक तो मुल्तान की दे दी और दूसरी दीपालपुर, तीसरी लाहौर की सूबेदारी दे देता है। और इस सूबेदारी इसको दे देता है किसको? खिज्र खां को। खिज्र खां को तैमूर मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर की सूबेदारी दे देता है। उसके बाद में क्या होता है, जब इसको और नासिरुद्दीन
ने सत्ता में दौलत खान लोधी को पराजित कर दिया था। यही टाइम पीरियड में फिर नासिरुद्दीन क्या करता है, नासिरुद्दीन ने सत्ता में क्या किया है, सत्ता दौलत खान लोधी, कौन था, एक दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी को क्या करता है, खिज्र खान ने पराजित कर दिया था। दौलत खान को खिज्र खान ने पराजित कर दिया। नासिरुद्दीन ने सत्ता दौलत खान लोधी जो था उसने खिज्र खान ने उसको पराजित कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जैसे कि तैमूर जो था, तैमूर खिज्र खान की मुल्तान और दीपालपुर की जो सूबेदारी दी थी, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि तैमूर जो है, तैमूर कहाँ का शब्द है और कहाँ से तैमूर आए थे, कहाँ का नहीं थे। तैमूर के बारे में हम बात करेंगे। अब तैमूर क्या है, तैमूर जो है ये तुर्क, कहाँ का है, तैमूर जो था वो तुर्क का था। कहाँ का, तुर्की था और भाग्यशाली भविष्य का स्वामी भी से बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तैमूर जो था तैमूर क्या था, तुर्क था। तैमूर क्या था, तुर्क था। क्या इसे बोला जाता था, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। भाग्यशाली भविष्य का स्वामी जिसे ट्रांसआक्सिया का निवासी था। ट्रांसआक्सिया का ये निवासी हुआ करता था। इसके बाद में ट्रांसआक्सिया का ही निवासी हुआ करता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो तुगलक वंश जो था उसके बारे में हम बात करेंगे। फिरोज शाह जो तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक के बाद में हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि उनके जो पुत्र थे, 3 पुत्र थे। एक का नाम था फतेह खान, दूसरे का नाम जफर खान और तीसरे का नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनके बारे में हम चर्चा करने को थे, लेकिन अब हम देखते हैं इनको डीपली तरीके से क्या होता है। यहाँ पर जो तुगलक वंश में काफी शासकों को हमने देखा है, लेकिन अब यहाँ पर नासिरुद्दीन जो महमूद होता है ये तुगलक वंश का आखिरी शासक ही होता है। इसके बाद में तुगलक वंश में कोई भी शासक नहीं होता है। यहाँ पर नासिरुद्दीन को लेकर ही हम तुगलक वंश का अंत कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के बाद में नासिरुद्दीन के टाइम पीरियड में क्या होता है, एक आक्रमण होता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो होता है 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है। नासिरुद्दीन क्या होता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद के काल में स्वतंत्र हो जाते हैं। किसी काल में तैमूर का जो आक्रमण होता है उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद क्या हो जाते हैं, वो स्वतंत्र घोषित को कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, घोषित कर देते हैं खुद को, लेकिन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि
उसका भी एक रीजन था कि उनके पूर्वज जैसे कि फतेह खां है, जफर खां है, उनको भी देखना पड़ेगा। उनके बारे में बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद में जो शासक बनता है वो फतेह खां बनता है। कौन बनता है? फतेह खां। और फतेह खां के बाद में आएगा आपका जफर आएगा। पहले हम फतेह खां के बारे में बात करते हैं कि फतेह खां कब आते हैं और कब नहीं आते हैं, किसके बाद में आते हैं। क्या होता है कि फिरोज शाह अपने तुगलक अपने ही क्या चीज? फिरोज शाह तुगलक अपने कार्यकाल में जब शासक बनता है लेकिन क्या करता है? लेकिन अपना जो अंतिम समय होता है, अंतिम समय में क्या करता है? लेकिन अपने अंतिम समय में फतेह खां को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। क्या करता है? लेकिन अपने अंतिम समय में किसको? फतेह खां को उत्तराधिकारी क्या करता है? उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। अपने जीते जी ही फतेह खां को वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। जब उत्तराधिकारी, लेकिन फतेह खां भी कुछ टाइम पीरियड बाद में क्या हो जाता है? इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद ही फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। जब फतेह खां की मृत्यु हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है? मृत्यु हो जाने के बाद में फतेह खां की मृत्यु हो जाने के बाद अपने दूसरे बेटे दूसरा बेटा जो था उसका नाम क्या था? आप लोगों को मैंने बताया था। अपने दूसरे बेटे बोलिएगा या बोलिएगा पुत्र। एक तो फतेह खां था, दूसरा था उनका बेटा जफर खां। कौन बेटा था? कि जफर खां। जब जफर खां जो होता है, जफर खां को नियुक्त कर देता है।
नियुक्त करते हैं। जब जफर खान को नियुक्त किया जाता है, फिर क्या होता है, जफर खान भी कुछ टाइम पीरियड तक शासनकाल चलाते हैं और चलाने के बाद में जफर खान की भी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय ही बाद जफर खान की मृत्यु हो जाती है। जब यहाँ धीरे धीरे टाइम पीरियड निकलता जाता है और क्या होता है, फिरोज शाह अपने कार्यकाल में ही पहले बेटे फतेह खान को वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, फतेह खान कुछ टाइम तक वहाँ का शासनकाल चलाते हैं और चलाने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब फतेह खान की मृत्यु हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं वो अपने दूसरे बेटे जफर खान को वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, लेकिन जफर खान भी कुछ टाइम तक वहाँ का कार्यकाल या उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बाद में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, कौन, फिरोज शाह तुगलक फतेह खान के बेटे जो होते हैं, फतेह खान के बेटे जो होते हैं उनका नाम होता है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड। उनको क्या करते हैं, वहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, किसको, फतेह खान के बड़े बेटे को। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, फिरोज शाह तुगलक जफर खान की मृत्यु के बाद में फतेह खान के बड़े बेटे फतेह खान के बड़े बेटे गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। यहाँ पर तुगलक शाह सेकंड को नियुक्त कर देते हैं। नियुक्त करने के बाद में क्या होता है, ये इनकी ही सत्ता में इनकी कुछ चलती नहीं है और उसके बाद में क्या हो जाता है, इनको वहाँ से अपदस्थ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है। और उसके बाद में दूसरे बेटे, कौन, किसको, दूसरे बेटे अबू गर्क को वहाँ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। और उत्तराधिकारी जब इनको घोषित किया जाता है, अब अबू गर्क को घोषित करने के बाद में हमें देखने को मिलेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन आएगा इसके बाद में, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। यहाँ पर तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को भी इनकी कुछ जब सत्ता में चलती नहीं है तो इनको भी वहाँ से क्या कर दिया जाता है, उत्तराधिकारी पद से वहाँ से इनको अपदस्थ कर दिया जाता है। और फिर नासिरुद्दीन
महमूद शाह को वहाँ का शासक बनाया जाता है। और हम नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।